ठीक है, पेपर 1 की क्लास है ये, रिसर्च एप्टीट्यूड कर रहे थे हम लोग। सब ठीक-ठाक। रिसर्च एप्टीट्यूड, शोध अभिक्षमता। क्या आप में से कोई ऐसा है जो सिलेबस बता दे, रिसर्च एप्टीट्यूड के सिलेबस में क्या-क्या चीजें हैं, बिना देखे? सर मेथड्स ऑफ टीचिंग। सृष्टि, जी सर। मेथड्स ऑफ टीचिंग। मेथड्स ऑफ टीचिंग, एम्पलीट्यूड, और इसमें शायद इतना मैंने नहीं पढ़ा है। हम्म। और सर इसमें क्राइटेरियाज बताए जाते हैं कि क्या प्रोसेस होती है, क्या प्रिकॉशंस होते हैं। पहली क्लास है सृष्टि आपकी? हाँ जी सर, फर्स्ट क्लास है। कहाँ से हैं आप? सर मैं बुलंदशहर से। बुलंदशहर से हैं। और क्या सब्जेक्ट है आपका? सर इंग्लिश। इंग्लिश लिटरेचर। जी सर। कहाँ से कर रहे हैं आप इंग्लिश लिटरेचर? सर मैं चौधरी चरण सिंह। चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी। तो आप डेली क्लास कर पाती हैं वहाँ पे या कैसे करती हैं? नहीं सर, डिस्टेंसिंग है मेरा। डिस्टेंसिंग। कौन सा ईयर चल रहा है अभी? सर फाइनल है और मेरी सेल्फ स्टडी है। सेल्फ स्टडी है, ठीक है, गुड। इसके पहले एग्जाम दिया, पहली बार देंगे एग्जाम आप? नहीं सर, फर्स्ट टाइम है। फर्स्ट टाइम है, ठीक। जी। तो ये रिसर्च एप्टीट्यूड है सृष्टि, और मेथड्स ऑफ टीचिंग टीचिंग एप्टीट्यूड का पार्ट है। ओके सर। हाँ, हम लोग यूनिट 2 की बात कर रहे हैं, पेपर 1 का यूनिट 2, यूनिट 2, हाँ जी, हाँ जी। जिसमें रिसर्च एप्टीट्यूड में रिसर्च से रिलेटेड एप्टीट्यूड, आपके कार्य करने की क्या कुशलता है, कितनी आपके अंदर क्षमता है ना, हाँ उस पर जी, हाँ बात जी। होती है। बाकी लोग बताएं भाई कि क्या सिलेबस है, बाकी स्टूडेंट। मेथड ऑफ रिसर्च, स्टेप्स ऑफ रिसर्च और एप्लीकेशन ऑफ आईसीटी रिसर्च और रिसर्च एथिक्स। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट तो यही है कि रिसर्च क्या होता है। तो बेसिक्स ऑफ रिसर्च। म्यूट कर लीजिए सृष्टि माइक, नहीं तो जी फिर सर। हाँ नॉइज आती रहेगी। बेसिक ऑफ रिसर्च, जिसमें रिसर्च क्या होता है, क्यों करना चाहिए, ठीक है, इसकी विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं इसकी, रिसर्च की। और इसमें हमने जो सबसे इम्पोर्टेंट पढ़ा था वो था पॉजिटिविज्म, प्रत्यक्षवाद, और पोस्ट पॉजिटिविस्टिक अप्रोच, उत्तर प्रत्यक्षवादी अप्रोच क्या था। और साथ में हमने पढ़ा था अगस्त काम्टे, ठीक। तो अगस्त काम्ट, तो ये आपका 1, यूनिट 2 का पॉइंट 1 है। दूसरा हमने क्या पढ़ा था इसमें, दूसरा क्या है इसमें कि मेथड्स क्या होते हैं, मेथड्स ऑफ रिसर्च। तो सिलेबस में क्या लगा हुआ आप लोगों के मेथड्स ऑफ रिसर्च में कि एक्सपेरिमेंटल रिसर्च मेथड क्या होता है, जिसको बोलते हैं प्रायोगिक। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च क्या होते हैं, तीसरा क्वालिटेटिव रिसर्च मेथड क्या होता है, क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव, हिस्टोरिकल रिसर्च मेथड। तो पेपर 1 यूनिट 2.2 मेथड्स ऑफ रिसर्च, जिसमें हमने मेथड्स क्या होते हैं और डिजाइन क्या होता है, रिसर्च डिजाइन, रिसर्च मेथड क्या होता है, ये सारी चीजों को समझा। तीसरा जो टॉपिक इसमें लगा हुआ है, स्टेप्स ऑफ रिसर्च, स्टेप्स ऑफ रिसर्च या रिसर्च प्रोसेस। सो रिसर्च प्रोसेस के कौन कौन से स्टेप्स हैं, कैसे रिसर्च करते हैं, ये सारी चीजें लगी हुई इसमें। और इसमें 4 नंबर पे है कि थेसिस और आर्टिकल्स कैसे लिखते हैं। तो रिसर्च आर्टिकल और थेसिस, तो पीएचडी थेसिस कहना चाहें तो कह सकते हैं, और शोध आलेख कैसे लिखते हैं, ठीक है। तो 4 पॉइंट ये है जिसमें
मेथड ऑफ रेफरेंसिंग क्या होगा, संदर्भ रेफरेंस कैसे देना है आपको, क्योंकि आप सभी एग्जाम क्वालिफाई करके या तो पीएचडी करेंगे, असिस्टेंट प्रोफेसर बनेंगे, तो पीएचडी करेंगे तो वहां पे भी आपको रेफरेंसिंग करना होगा। तो संदर्भ कैसे देते हैं, संदर्भ कहाँ देते हैं, कहाँ जरूरत पड़ती है, इसको पढ़ेंगे आप लोग। संदर्भ देने के क्या क्या फॉर्मेट्स हो सकते हैं, सो फॉर्मेट्स ऑफ रेफरेंसिंग, क्या क्या प्रारूप हो सकते हैं, किस किस प्रारूप में रेफरेंस दिया जा सकता है, और उसकी शैली क्या क्या हो सकती है, स्टाइल कौन कौन सी स्टाइल्स होती है, उसकी शैली क्या क्या हो सकती है। तो स्टाइल से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अमेरिकन स्टाइल क्या होता है, ठीक है, और भी कई सारे स्टाइल्स होते हैं जिससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। शोध आलेख कैसे करते हैं, तो इस पे आप लोग डिटेल बताएंगे कि रिसर्च रिसर्च आर्टिकल कैसे लिखते हैं, इस पे हम लोग बात करेंगे, पीएचडी थीसिस आ जाएगा, ठीक है, रेफरेंसिंग और ये। और पांचवा पॉइंट क्या है इसमें, पांचवा पॉइंट है इसमें आईसीटी। आईसीटी, यूजेज ऑफ आईसीटी इन रिसर्च। सो रिसर्च में आईसीटी का यूजेस, एप्लीकेशन ऑफ आईसीटी इन रिसर्च, तो आईसीटी का अनुप्रयोग या आप एप्लीकेशन आप बोल सकते हैं। और एक पॉइंट और है इसमें, रिसर्च एथिक्स, रिसर्च शोध एथिक्स, नैतिकता। हाँ, शोध में नैतिकता या शोध नैतिकता क्या होता है। तो यूनिट 2 में ये 6 चीजें हमें पढ़नी है, और इन 6 चीजों के अलावा भी हम कई सारी चीजें पढ़ चुके हैं जो आपके सिलेबस में नहीं है। तो ऐसे ही आज हम एक जो टॉपिक कवर करने वाले हैं जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है, डेटा क्या होता है। सो मोस्ट रेलिवेंट टॉपिक है, मोस्ट ट्रेंडिंग जॉब है इसमें, डेटा में बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है आज की। तो डेटा क्या होता है, डेटा, हाँ प्लेगरिज्म एथिक्स में ही आएगा, जो प्लेगरिज्म वगैरह होता है, साहित्यिक चोरी ना, जो रेफरेंसिंग में भी आता है, वो अगर आप रेफरेंस नहीं देंगे तो प्लेगरिज्म माना जाएगा। और पीएचडी जब आप सबमिट करने जाते हैं तो सबमिट करने से पहले प्लेगरिज्म चेक भी होता है। प्लेगरिज्म को बोलते हैं साहित्यिक चोरी की जांच करना, कि जो भी आपने कोट किया है या किसी दूसरे के मेहनत को आपने उठाया है, तो उसका क्रेडिट उसको दिया है कि नहीं दिया है आपने, इस बात की जांच होती है, ठीक है। तो प्लेगरिज्म चेक इसी में आता है। जब रिसर्च एथिक्स की बात करेंगे, रेफरेंसिंग की बात करेंगे, तो उसमें प्लेगरिज्म चेक भी आएगा। स्टेप्स ऑफ रिसर्च में टोटल 7 स्टेप्स बताए गए थे आप लोगों को, और कल वाली क्लास जो हमने किया था किस पे था, स्टेप 4। सैम्पलिंग। स्टेप 4 क्या है, सैम्पलिंग, कि सैंपल कैसे सैम्पलिंग। इकट्ठा करें, हाँ सैंपल कैसे इकट्ठा करें, नमूनों को कैसे इकट्ठा करें सैंपल। और स्टेप 5 क्या है, कलेक्शन ऑफ डेटा, कलेक्शन ऑफ डेटा। सो डेटा कलेक्शन स्टेप 5 है, लेकिन उससे पहले आपको जानना होगा कि डेटा क्या होता है, व्हाट इज डेटा। तो एक नोट्स शेयर किया आप लोगों को, क्लास के बाद पढ़ लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आज की क्लास में सब लोग एकदम तैयार हैं पढ़ने के लिए, एकदम ध्यान से सर। सुनिए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास है। मैं कोशिश करूंगा कि आज की क्लास को आप लोगों को जितने रेलिवेंट या करंट इश्यूज हैं उनसे जोड़ करके बताऊं, जिससे आप लोग डेटा को लेकर के एक कम्प्रिहेंसिव अप्रोच अपना पाए। सृष्टि म्यूट कर लीजिए माइक, सृष्टि चौधरी, हाँ म्यूट पे रखना है, जब कुछ बोलना है ऑन करना है, फिर तुरंत म्यूट कर देना है। तो डेटा को लेकर के करंट अप्रोचेस क्या चल रहे हैं, क्या रेलिवेंसी है डेटा की, रिसर्च में डेटा का क्या इंपॉर्टेंस है, लाइफ में डेटा का क्या इंपॉर्टेंस है, जॉब के लिए डेटा का क्या इंपॉर्टेंस है, किसी भी देश और समाज के लिए डेटा का क्या इंपॉर्टेंस है। तो डेटा, इसको आंकड़े भी कहते हैं, ठीक है। तो आज की क्लास में हम लोग देखेंगे कि डेटा क्या होता है, व्हाट इज डेटा, व्हाट इज डेटा। दूसरा, क्यों, क्यों पढ़ना चाहिए आपको, सो व्हाई वी नीड डेटा। तीसरा पॉइंट, टाइप्स ऑफ डेटा,
आपको ये ध्यान रखना है कि आज की क्लास डेटा इंटरप्रिटेशन के लिए उतनी ही इम्पोर्टेंट है। सो डेटा इंटरप्रिटेशन में जो आपका यूनिट है उसमें क्या पढ़ना है आपको कि डेटा का इंटरप्रिटेशन कैसे किया जाए। तो उसमें जो डायरेक्ट टेबल और बाकी चीजें आती हैं उसके लिए डेटा को लेकर के बेसिक चीजें आपकी क्लियर होनी चाहिए। तो डेटा इंटरप्रिटेशन में हम लोग पढ़ेंगे प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा और सीधे एवरेज रेशियो, परसेंटेज, ये सारी चीजें पढ़ लेंगे। ठीक है, वहां से हो जाएगा। अभी आपको क्या समझना है कि डेटा का बेसिक, क्योंकि रिसर्च में भी डेटा कलेक्ट कर रहे हैं आप लोग और डेटा का एनालिसिस कर रहे हैं, तभी जाके आप अपनी रिपोर्ट प्रेजेंट करेंगे। ठीक है, हाइपोथेसिस की जांच करेंगे अपनी। तो डेटा को बेसिक आपको पता होना चाहिए। सो टाइप्स ऑफ डेटा, डेटा के प्रकार, डेटा के प्रकार। ठीक है, सो टेबल बना के हम सारे डेटा के जो टाइप्स होते हैं उसको समझेंगे। और चौथा, एग्जाम में क्वेश्चन कहाँ से पूछे जाते हैं, एग्जाम में क्वेश्चंस कहाँ से आते हैं, कहाँ से पूछे जाते हैं। ठीक, तो अगर ये सारी चीजें मैंने बता दिया आपको, तो इनडायरेक्टली मैं ये कह रहा हूं कि हाउ टू अप्रोच इस टॉपिक को, कैसे अप्रोच करें जिससे कि आपके बेसिक कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो। ठीक, एडवांस लेवल पे भी, और कॉम्पिटिटिव अप्रोच के साथ, क्योंकि इस टॉपिक को करने के बाद डेटा वाले जितने क्वेश्चन आएंगे आप लोग कर लेंगे आराम से। तो कितना समय चाहिए आप लोगों का, 40 से 45 मिनट मुश्किल से। तो सारी चीजें छोड़ दीजिए, मोह माया देश दुनिया, क्लास पे फोकस करिए, हेडफोन लगा लीजिए, कॉपी पेन लेके बैठ जाइए और जो चीजें बताई जा रही है उसको ध्यान से सुनिए, समझिए। क्लास में अच्छे से समझ लेंगे, एक बार रिवीजन कर लेंगे, क्वेश्चन गलत नहीं होगा आप लोगों का। तैयार हैं आप लोग? ठीक, तो सबसे पहले डेटा क्या होता है, डेटा क्या होता है? तो डेटा कैन बी एनीथिंग, डेटा कुछ भी हो सकता है। डेटा कैन बी एनीथिंग, डेटा कुछ भी हो सकता है। कुछ भी का मतलब जैसे किसी का नाम, किसी की फोटो, कोई जगह का नाम। तो आपके चारों तरफ डेटा ही डेटा है, आप चारों तरफ डेटा से घिरे पड़े हैं। हमारे चारों तरफ डेटा ही डेटा है, जो भी चीज आप देख रहे हैं सब डेटा है, सब आंकड़े आते हैं। तो डेटा कैन बी एनीथिंग, डेटा कुछ भी हो सकता है, कुछ भी। और अगली लाइन इसमें ऐड करिए, डेटा इज एवरीथिंग, क्योंकि हमारे चारों तरफ डेटा ही डेटा है तो कुछ भी हो सकता है डेटा। और डेटा इज एवरीथिंग का मतलब सब कुछ डेटा है, सब कुछ डेटा है। नंबर हो सकता है, कोई क्वालिटी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी, जो जो भी चीज आप अपने चारों तरफ देख पा रहे हैं वो सारा डेटा है। पॉइंट वन। पॉइंट टू, डेटा अपने आप में मीनिंगफुल नहीं होता है। तो डेटा अपने आप में अर्थपूर्ण या मीनिंगफुल नहीं होता है। मीनिंगफुल का मतलब कि डेटा अपने आप कोई अर्थ नहीं संप्रेषित करता है, अपने आप अर्थ कोई कम्युनिकेट नहीं करता है, बल्कि हमें डेटा से अर्थपूर्ण नहीं होता है। बल्कि हमें क्या करना होता है, हमें डेटा से एज पर रिक्वायरमेंट, एज पर रिक्वायरमेंट, जो भी आपकी जरूरत हो या जो भी आपका ऑब्जेक्टिव हो उसके अकॉर्डिंग आप उससे अर्थ निकालते हैं, अर्थ निकालते हैं। तो अगर मैं कहूं कि डेटा मीनिंगफुल नहीं होता है बल्कि डेटा से अर्थ निकाले जाते हैं, तो डेटा से अर्थ निकाले जाते हैं का मतलब क्या हुआ कि डेटा से कोई अर्थ निकालेगा, तो निकालने वाला। और इसको बोलते हैं, इससे रिलेटेड जो टॉप, ये इंडिया ही नहीं वर्ल्ड की टॉप डिमांडिंग जॉब है, डेटा साइंटिस्ट, डेटा एनालिटिक्स।
बिजनेस एनालिस्ट, ठीक है। ये लोग क्या करते हैं, ये लोग क्या करते हैं, ये डेटा से अर्थ निकालते हैं। तो डेटा से अर्थ कैसे निकालेंगे, अर्थ कैसे निकलेगा डेटा से, जो डेटा होता है वो अपने आप में अर्थपूर्ण नहीं होता है। डेटा से हम अपनी जरूरत के हिसाब से अर्थ निकालते हैं। तो अर्थ कैसे निकालेंगे, डेटा की व्याख्या और विश्लेषण करके, विश्लेषण करके। सो डेटा को इंटरप्रेट कैसे किया जा रहा है, डेटा को इंटरप्रेट कैसे किया जा रहा है एंड एनालिसिस कैसे किया जा रहा है, ये मायने रखेगा। अगर मैं ये कहूं कि किसी भी डेटा से जो अर्थ निकाले जाते हैं वो इस बात पे निर्भर करते हैं कि निकालने वाला कौन है, क्या ठीक बात होगी, ठीक बात होगी, ठीक है। और डेटा का अगर ठीक से व्याख्या और विश्लेषण ना किया जाए तो क्या डेटा से जो सूचना निकलेगी वो गलत होने की संभावना है कि नहीं है, गलत होने की संभावना है, क्योंकि आपने डेटा का इंटरप्रिटेशन और एनालिसिस ही ठीक तरीके से नहीं किया। ठीक, ये हो गया डेटा को लेकर के एक अप्रोच। मैं मल्टीपल अप्रोच कनेक्ट करने जा रहा हूं, ध्यान रखना है। मैं ये मान के चल रहा हूं कि आप लोग अब ठीक ठाक मैच्योर हो गए हैं, तो उलझना नहीं है, एकदम ध्यान से सुनना जो बता रहा हूं और एकदम ध्यान रखना है कि क्या बोला जा रहा है, क्लास पे फोकस रखना है। ये हो गया डेटा का बेसिक अप्रोच। अब यहाँ पे आ जाइए, इसको मैं आईसीटी से इंटर कनेक्ट कर रहा हूं, ठीक है। अगर डेटा बहुत बड़ा, बहुत भारी मात्रा में हो, बहुत ज्यादा हो, तो क्या वो किसी व्यक्ति द्वारा एनालाइज हो पाएगा कि उसके लिए हमें आईसीटी का हेल्प लेना पड़ेगा, आईसीटी का हेल्प लेना पड़ेगा, आईसीटी का अगर सर ये आईसीटी क्या होता है, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, तो हमें तकनीकी का सहारा लेना पड़ेगा, जो कि आपके पेपर 1 का एक यूनिट भी है पूरा, बहुत इंपॉर्टेंट है परीक्षा ओके के लिए, सर, ओके। बाकी परीक्षाओं के लिए, ठीक है। तो अगर डेटा छोटा है तो हम एनालाइज करके उसका अर्थ निकाल सकते हैं, लेकिन अगर डेटा बड़ा हो तो इसको बोलते हैं बिग डेटा थ्योरी। बिग डेटा का मतलब कि जब डेटा बहुत ज्यादा हो, ठीक है। जब डेटा बहुत ज्यादा होगा तो उसको एनालाइज करने के लिए हमें चाहिए टूल्स एंड टेक्नोलॉजी, टूल्स एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो हमें किसकी मदद लेनी पड़ेगी, हमें इंफॉर्मेशन आईसीटी की हेल्प लेनी पड़ेगी, ठीक है। आईसीटी की मदद लेनी पड़ेगी, ठीक। और आपको पता है, अगर नहीं पता है तो जान लीजिए, आईसीटी का मतलब सामान्य भाषा में कंप्यूटर के उपयोग से है, और ये ध्यान रखना है कि आपका मोबाइल भी एक कंप्यूटर है, ठीक है। तो आईसीटी की मदद लेनी पड़ेगी, तो आईसीटी का मतलब कंप्यूटर, और कंप्यूटर का मतलब आपका मोबाइल भी कंप्यूटर है। मैंने आपको क्या बोला कि आप चारों तरफ डेटा से घिरे हुए हैं, और आपके मोबाइल में क्या है, डेटा ही डेटा है, चाहे वो मैसेज के रूप में हो, चाहे वो ईमेल के रूप में हो, चाहे वो फोटो के रूप में हो, व्हाटएवर, सब कुछ डेटा है आपके मोबाइल में। लोग कहते हैं कि डेटा खत्म हो गया है, डेटा पैक खत्म हो गया है। वो कंप्यूटर के साथ ही आईसीटी में आता है इंटरनेट, ठीक है। ये आप अपनी डेली लाइफ में यूज करते हैं, डेली यूज करते हैं। आईसीटी जो क्वेश्चन पूछता है, किताबों से सवाल नहीं पूछता है, एनटीए, एनटीए आपके डेली लाइफ से सवाल पूछता है। तो डेटा को रिसर्च डेटा, डेटा इंटरप्रिटेशन, आईसीटी, 3 यूनिट की समझ विकसित करेंगे, फिर जो क्वेश्चन आएगा आप लोगों का गलत नहीं होगा, ठीक है। तो इंटरनेट, हमें कंप्यूटर के लिए इंटरनेट की जरूरत क्यों है, आईसीटी केवल कंप्यूटर नहीं होता, विथ इंटरनेट होता है, ये ध्यान रखना है। आईसीटी अलग से पूरा यूनिट है, एकदम डिटेल में आपको पढ़ाया जाएगा, बिल्कुल तनाव नहीं लेना है। तो आईसीटी के लिए इंटरनेट इसलिए हमें चाहिए क्योंकि कंप्यूटर में हम क्या करते हैं, डेटा प्रोसेसिंग करते हैं। कंप्यूटर बना ही इसीलिए कि डेटा को प्रोसेसिंग किया जाए, इसलिए इसमें सीपीयू लगा होता है, जिसको बोलते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जो कि डेटा को क्या करता है, प्रोसेस करता है। हमें कंप्यूटर की जरूरत क्यों पड़ी, इसलिए पड़ी क्योंकि ह्यूमन के लिमिटेशंस हैं। जैसे मैं आपसे बोलूं कि
2 जा कितना होता है, तो आप बोलेंगे सर 4 होता है। मैं कहूँगा 4 जा कितना होता है, आप कहेंगे सर 16 होता है। मैं कहूँगा 16 कितना होता है, 16 मल्टीप्लाई बाय 16, तो आप बता देंगे। उसके बाद भी कुछ पूछूंगा तो बता देंगे। हो सकता है 5-7 नंबर के बाद एक नंबर आए और फिर मैं बोलूं कि अब बताइए, तो आप कहेंगे कि सर अब नहीं हो पाएगा, अब कैलकुलेटर निकालना पड़ेगा। तो कैलकुलेटर इज आल्सो कंप्यूटर, ठीक है। इसी तरह से और भी, तो डेटा के प्रोसेसिंग के लिए ह्यूमंस की लिमिट होती है। क्या होती है? मानव की लिमिट होती है। पहली लिमिट क्या होती है? एक्यूरेसी। अगर हम बड़ा डेटा हमें दे दिया जाए तो हम उस गलती कर देंगे, उसमें एक्यूरेट रिजल्ट नहीं दे पाएंगे, नंबर 1। नंबर 2, एक्यूरेसी के साथ स्टोरेज। बहुत ज्यादा डेटा है, आप याद नहीं कर पाएंगे। जैसे आपके मोबाइल में बहुत सारे नंबर हैं, हजारों हजार नंबर हैं, उसमें से 4-5 नंबर आपको याद होंगे जो बहुत खास होंगे आपके, उनके नंबर आपको याद होंगे। और जब से मोबाइल आ गया तब से लोगों को शायद ही एक नंबर किसी का याद हो, क्योंकि सब मोबाइल में सेव कर लेते हैं लोग। तो स्टोरेज, स्टोरेज में दिक्कत होती है। उसके बाद डेलीजेंस। डेलीजेंस का मतलब ये होता है कि वर्किंग लॉन्ग पीरियड विदाउट टेकिंग एनी रेस्ट। लंबे समय तक काम करना बिना आराम किए। हमें नींद चाहिए, हमें सोना होता है 1 दिन से 2 दिन से 3 दिन, उसके बाद हम पागल हो जाएंगे। अगर नहीं सोएंगे तो काम नहीं कर पाएंगे, ब्रेन नहीं काम करेगा। कंप्यूटर जब से बना है तब से लेके कई सालों तक ऑन रखे रहेगा तब भी चलेगा, वो कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे ऐसे कंप्यूटर हैं जो आज तक ऑफ ही नहीं हुए, ठीक है। सो लंबे समय तक काम करना, जिसको डिलीजेंस बोलते हैं, लंबे समय तक काम करना हम नहीं कर पाएंगे, कंप्यूटर कर लेगा काम, ठीक है। अगर हमें डेटा दिया जाए तो 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 1 महीने, 2 महीने, 1 साल, उसके बाद हम पागल हो जाएंगे। कंप्यूटर से डेली डेटा निकालिए, क्या दिक्कत है, उसका काम ही यही है, ठीक है। सो एक्यूरेसी के लिए हमें चाहिए, स्टोरेज के लिए हमें चाहिए, लंबे समय डिलीजेंस के लिए हमें चाहिए। तो हमने क्या किया, हम कंप्यूटर लेकर के आए। हमने कंप्यूटर का आविष्कार किया कि कंप्यूटर से डेटा करेंगे, ठीक। अब जब हमने कंप्यूटर से आविष्कार किया, कंप्यूटर में सीपीयू लगा, इनपुट और आउटपुट डिवाइस लगाए हमने। इनपुट, इनपुट का मतलब जो डेटा को कंप्यूटर के अंदर इनपुट करता है, ठीक है। और कंप्यूटर के अंदर का मतलब सीपीयू में, सीपीयू के 2 पार्ट होते हैं, एएलयू एंड सीयू, अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट और कंट्रोल यूनिट, ठीक है। स्टोरेज भी इसी का पार्ट है। तनाव मत लीजिएगा, आप लोग आईसीटी में बहुत डिटेल में इमेज के साथ पढ़ेंगे ये। अभी आपको मैं कनेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये फिर आएगा, दोबारा आएगा और बहुत डिटेल में आएगा। इनपुट किया हमने डेटा को सीपीयू में, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, और ये फिर आउटपुट के रूप में हमें रिजल्ट देता है। अब हमने डेटा को, हमारे हमारे सामने ये था कि डेटा अगर कम है तो हम कर लेंगे, डेटा ज्यादा हुआ तो हमने कंप्यूटर का उपयोग कर लिया, ठीक। डेटा ज्यादा हो गया तो हमने कंप्यूटर का उपयोग कर लिया। तो जैसे जैसे हमारे सामने चुनौतियां आती गई, चैलेंज आते गए, वैसे वैसे हम सोल्यूशन निकालते चले गए। अब हमारे सामने तीसरी चैलेंज क्या आई? तीसरी चैलेंज ये आई कि ठीक है, डेटा ज्यादा हो गया तो हमने कंप्यूटर टूल्स एंड टेक्नोलॉजी का मदद ले लिया, लेकिन अब हमें एरिया कवर करना है। अब जैसे हम यहाँ बैठे हुए हैं, जितना डेटा है हमने कंप्यूटर में डाला, रिजल्ट डाल दिया, लेकिन यही डेटा अब मुझे मुंबई भेजना है, यही डेटा अब मुझे अमेरिका भेजना है, या मुंबई से कुछ डेटा मुझे फेच करना है यहाँ पे, तो हमें चाहिए इंटरनेट। इंटरनेट कुछ नहीं करता है, इंटरनेट बस डेटा को ट्रांसफर करता है, ये ध्यान रखना है आपको। जो गोल गोल घुमाता है ना, वो डेटा उठा के लाता है सर्वर से। तो डेटा आपके पास हो सकता है, डेटा आपके कंप्यूटर में हो सकता है, डेटा आपके पास सर्वर पे हो सकता है। आई क्लाउड जो है वो क्या करता है, डेटा, और डेटा को लेकर के गूगल ने समुद्र के अंदर बना रखे हैं अपने, जिसमें वो डेटा को स्टोर करता है। फेसबुक किस लिए बना? फेसबुक इसीलिए बना ताकि आप सबका डेटा फेसबुक के पास रहे। फेसबुक ऐसे ही अरबों की कंपनी नहीं है, इसीलिए है। जो आप लोग फेसबुक में सारा डेटा धाए धाए डालते हैं ना अपना, वो सारा डेटा उनके पास चला जाता है। और फेसबुक पे गूगल से कनेक्ट करके, इंटीग्रेट करके, जिसको बोलते हैं एपीआई इंटीग्रेशन, वहां से अगर आप गूगल पे कुछ सर्च करेंगे कि मुझे मोबाइल कितने का है या 10,000 के नीचे मोबाइल बताओ, तो फेसबुक पे ऐड आने लगेगा 10,000 के मोबाइल का। और जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ये आर्टिफिशियल न्यूरॉन सिस्टम बना रहे हैं ना, आप सोचेंगे और आपके मोबाइल पे वही ऐड आएगा, सेंसरी ऑर्गन सेंसेस के थ्रू।
अगर आपको नहीं विश्वास हो, अपना मोबाइल पास रखिए और किसी से किसी टॉपिक पे बात करिए कि यार मुझे ना मेकअप किट लेना है या मुझे इस प्रोडक्ट चाहिए, और अगर आपके मोबाइल में उसका मैसेज और फेसबुक पे वाया डालना शुरू हो जाए तो मुझे बताइएगा, ठीक है। या ओवर द कॉल किसी से बात करिए, बोलो यार मुझे फ्रिज लेना था, कोई अच्छी फ्रिज हो तो बताओ। उसके बाद कुछ देर के बाद अपना फेसबुक ओपन करिए। आप समझ पा रहे हैं? तो ये डेटा जो है, अब ये डेटा आपका सारा कंप्रोमाइज है। व्हाट्सएप पे जा करके, व्हाट्सएप पे क्यों एंड टू एंड इनक्रिप्टेड किया, ताकि आपका डेटा सेफ रहे, कोई डेटा ना ले पाए। फेसबुक पे सारा डेटा आपका लीक है। सब लोग धाए से डालते हैं कि आज 12:01 पे मैं यहाँ गया था, और अपना सर्टिफिकेट डाल देते हैं फेसबुक पे, सारी इन्फॉर्मेशन फेसबुक पे डाल देते हैं, और वहीं से डेटा उठा लेते हैं लोग, वहीं से डेटा निकाल के एनालिसिस करते हैं। डेटा किसी भी समाज के लिए, किसी भी व्यक्ति के लिए इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि अगर डेटा लीक हो जाए तो उस समाज की, उस व्यक्ति की सिक्योरिटी कंप्रोमाइज हो जाती है। अगर आपका पर्सनल डेटा लीक हो जाए तो आपकी सुरक्षा को खतरा हो सकता है। अब देखते होंगे कि दूसरे देश अटैक करते हैं, साइबर अटैक, डेटा निकालना है, डिफेंस का डेटा निकालना है, आर्मी का डेटा। आप समझ पा रहे हैं? तो जब हमें डेटा को एक स्थान से दूसरे स्थान पे ट्रांसमिट करना था, तब हमने इंटरनेट का उपयोग किया। आईसीटी आ गया यहाँ पे, इंटरनेट। इंटरनेट, आईसीटी का मतलब होता है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है। इंफॉर्मेशन का मतलब कोई सूचना है आपके पास, कोई फैक्ट है, कोई डेटा है, कोई सूचना है, इसको आप कम्युनिकेट करना चाहते हैं, संप्रेषित करना चाहते हैं, भेजना चाहते हैं, अभिव्यक्त करना चाहते हैं, लेकिन उसको आप दूर तक भेजना चाहते हैं, मास तक भेजना चाहते हैं, उसके लिए आपको तकनीकी की सहायता लेनी पड़ेगी। जैसे मुझे, अगर अगर जैसे मैं यहाँ बैठा हूं और यहाँ बैठ करके सिर्फ मैं यहाँ सामने बैठा करके लोगों को क्लास ले रहा हूँ, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे बैठा हूँ और सामने जितने लोग बैठे हैं उनकी क्लासेस ले रहा हूँ, तो यहाँ पे 10 लोग, 20 लोग, 50 लोग बैठ सकते हैं। लेकिन आप सभी लोग जैसे मिजोरम से जुड़े हुए हैं, पंजाब से जुड़े हुए हैं, ठीक है, बाकी राज्यों से जुड़े हुए हैं, तो वहां तक जो मैं बोल रहा हूँ वो पहुंचाने के लिए मुझे किसकी मदद लेनी पड़ेगी? सबसे पहले लैपटॉप लगा रखा है मैंने, लैपटॉप के बाद इंटरनेट लगा रखा है, तो मैंने कंप्यूटर का यूज किया, मैंने आईसीटी का यूज किया, और आईसीटी के यूज करने के बाद मैं इसमें सॉफ्टवेयर्स की यूज कर रहा हूँ, ठीक है। सॉफ्टवेयर्स तो टूल्स और टेक्नोलॉजी, पेन टैब यूज कर रहा हूँ, पेन से लिख रहा हूँ उसमें, ठीक है। तो ये सारे टूल्स एंड टेक्नोलॉजीज के लिए हम, मुझे क्या चाहिए, ताकि मैं जो यहाँ से इंफॉर्मेशन कर रहा हूँ वो सारी इंफॉर्मेशन एक मास तक जा पाए, एक लंबे लोगों तक जा पाए। अगर ये सारे टेक्निकल चीजें नहीं होती तो शायद मैं सारी चीजें आपको नहीं भेज पाता। तो हमें इंफॉर्मेशन को, सूचना को, जैसे सूचना क्या है, आज का क्लास का टॉपिक है, इस सूचना को कम्युनिकेट करने के लिए हमें तकनीकी की सहायता लेनी पड़ेगी, ठीक। तो आईसीटी के यूजेज आ गए इसमें। तो डेटा, कंप्यूटर जो पूरा पूरा कंप्यूटर सिस्टम है वो डेटा के लिए बनाया गया है, पूरा आईसीटी जो बनाया गया है डेटा के लिए बनाया गया है। मोरल ऑफ द स्टोरी ये था, ठीक है। अब इस डेटा को लेकर के, जो डेटा की प्रोसेसिंग कंप्यूटर में हो रही है, इस डेटा को लेकर के जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन, ठीक है। एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन, उसकी एनालिसिस कैसे करें और इंटरप्रिटेशन कैसे करें, क्योंकि ये एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन जो डेटा से निकाले जाने वाला अर्थ है उसको इफेक्टेड करता है, उसको प्रभावित करता है, ठीक है। क्या आप लोग समझ पाए कि डेटा कितना इंपॉर्टेंट है? और डेटा के लिए ही सब कुछ, सारा खेला जो हो रहा है वो डेटा के लिए ही हो रहा है, डेटा के लिए ही कंप्यूटर बनाया गया, डेटा के लिए ही आईसीटी लेकर के आया गया। मैं अभी जो कुछ बोल रहा हूँ वो सारा ही डेटा है, ठीक है। इसलिए आपके पेपर 1 में, रिसर्च में डेटा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपने डेटा गलत लिया तो दिक्कत है। तो यूनिट 2 रिसर्च, रिसर्च के बाद आईसीटी में, आईसीटी के बाद डीआई में, डेटा इंटरप्रिटेशन में डेटा का इंटरप्रिटेशन करते हैं, ठीक है। तो ये 3 यूनिट आपके डेटा को लेकर के ही हैं, क्योंकि जब तक आप डेटा के इंटरप्रिटेशन को नहीं समझेंगे तब तक समझ नहीं पाएंगे।
डेटा अपने आप में सूचना नहीं होती है, डेटा की व्याख्या और विश्लेषण करनी पड़ती है। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है जो आपकी डेली लाइफ में है, वो है कोर्ट या हमारा जुडिशरी सिस्टम। ठीक है, जो हमारी न्यायपालिका है वो है। आप देखते होंगे कि न्यायपालिका में अगर कोई भी चीज होती है तो जज साहब बैठे हैं, ठीक, दो पक्ष हैं, एक पक्ष 1 है, पार्टी 1 है, एक पार्टी 2 है। पार्टी 1 को कोई दिक्कत है, कोई समस्या है, उसने दरवाजे खटखटाए, न्यायालय का दरवाजा खटखटाया कि जी न्याय किया जाए, हमारे साथ ये ऐसी ऐसी ज्यादती हुई है, ऐसी ऐसी चीज हुई है। तो जज कहता है कि ठीक है भाई, तुम्हारे साथ हुई है तो हमें तो फैक्ट चाहिए, हमें तो एविडेंस चाहिए, हमें तो डेटा चाहिए, डेटा। बिना डेटा के काम नहीं चलेगा। तो आपके पास क्या डेटा है? क्या आपके पास कोई वीडियो फुटेज है? वीडियो फुटेज इज अ फॉर्म ऑफ डेटा। क्या आपके पास कोई डॉक्यूमेंट्री सपोर्ट है? डॉक्यूमेंट्री सपोर्ट इज अ फॉर्म ऑफ डेटा। क्या आपके पास कोई चश्मदीद गवाह है? चश्मदीद गवाह समझ रहे हैं आप लोग, जो कोर्ट में यूज किया जाता है, तो चश्मदीद गवाह इज अ फॉर्म ऑफ डेटा। तो डेटा मांगता है। अगर केवल डेटा के आधार पर ही न्याय होता तो क्या वकीलों की जरूरत पड़ती कि नहीं पड़ती? नहीं पड़ती। ये पार्टी अपना डेटा दे देता, ये पार्टी अपना डेटा दे देता, और जज देख करके रिजल्ट दे देता। लेकिन अभी आपने पढ़ा कि डेटा अपने आप में सूचना नहीं होते हैं, डेटा से सूचना निकाली जाती है, और डेटा से सूचना निकालने के लिए डेटा का इंटरप्रिटेशन और एनालिसिस किया जाता है, उसका विश्लेषण किया जाता है। इसलिए आपको वकील करना पड़ता है, वकील। और जो फैक्ट, एविडेंस और डेटा है उसकी व्याख्या करनी पड़ती है, विश्लेषण करना पड़ता है। ठीक है, एक ही डेटा को आपके फेवर में भी प्रस्तुत किया जा सकता है और आपके अगेंस्ट भी प्रस्तुत किया जा सकता है। तो डेटा का उपयोग जुडिशरी में भी होता है, आईसीटी में होता है। ठीक है, कोई भी गवर्नमेंट स्कीम बनती है वो डेटा के आधार पे होती है। कोरोना में जो डेली अपडेट कर रहे थे कि यहाँ पे इतने पॉजिटिव आ गए, क्या था? सारा डेटा का खेल था। उस डेटा के आधार पे सरकारी योजना बना रही थी, सरकार देख रही थी किस इलाके में हमें क्वारंटाइन करना है, किस इलाके के लिए क्या एक्शन लेना है, कहाँ पे ज्यादा कोरोना के मरीज निकल रहे हैं, क्या दिक्कत आ रही है। डेली बेसिस पे पूरा एक डेटा सिस्टम बना रखा था इन्होंने, और दिखा रहे थे कि जितना कोरोना बढ़ गया, इतना घट गया, इतने लोग मर गए। अब समझ पा रहे हैं? तो अभी महाकुंभ हुआ, तो महाकुंभ में क्या डेटा का खेल, 60 करोड़ लोग गए वहां पे, और इस इलाके में इतने लोग हैं, और इतने लोग नहा रहे हैं, ये है वो है, सारी चीजें, सारा डेटा का खेल है। कोई भी एग्जाम दे रहे हैं, हमने पहले दिन एग्जाम का एनालिसिस किया, तो डेटा उठाया हमने कि एनटीए किस तरह के क्वेश्चन पूछता है, कितने लोग फॉर्म अप्लाई करते हैं, अप्लाई करने के बाद कितने लोग एग्जाम में जाते हैं, एग्जाम में जाने के बाद कितने लोग परीक्षा क्वालिफाई करते हैं, कितना परसेंट आने पे किसका नेट होता है, किसका, सारा डेटा का खेल है। अगर कोई डेटा को ठीक तरीके से एनालाइज कर ले तो वो समझ सकता है, रिजल्ट निकाल सकता है, और कहानी बदल सकता है। तो डेटा ऐसी चीज है कि अगर ठीक से आपके पास हो जाए तो दुनिया बदल सकती है। जातिगत जनगणना के जो डेटा है इसीलिए लीक नहीं किए जा रहे हैं क्योंकि वो भी डेटा है। ठीक है, सेंसस कराती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और सेंसस के आधार पे स्कीम्स बनाती है। तो डेटा क्या है, आप समझ पाए कि डेटा कुछ भी हो सकता है, डेटा सब कुछ होता है। डेटा की हमें जरूरत क्यों है, आप ये समझ पाए कि डेटा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और चारों तरफ से हम डेटा से घिरे हुए हैं। कंप्यूटर से लेकर के, इंटरनेट से लेकर के, कोर्ट कचहरी, वकील, हर जगह डेटा ही डेटा है। और वो लोग शानदार माने जाते हैं जो डेटा की व्याख्या और विश्लेषण अच्छा कर लेते हैं। एनटीए चाहता है कि आप सभी भी डेटा का एनालिसिस अच्छे से करें, लेकिन रट करके पढ़ेंगे तो डेटा की एनालिसिस नहीं कर पाएंगे आप, क्योंकि हमें डेटा का इंपॉर्टेंस ही नहीं पता है। हमें डेटा का इंपॉर्टेंस ही नहीं पता है कि डेटा क्यों इंपॉर्टेंस है। एक अच्छे टीचर का काम ये है कि कोई भी टॉपिक पढ़ाने से पहले वो ये बताए कि वो टॉपिक उनको क्यों पढ़ना है, और ये टॉपिक उनके जीवन को कैसे प्रभावित करने वाला है। अगर ये टॉपिक उन्होंने ठीक से समझ लिया तो उनकी दुनिया और उनकी कहानी कैसे बदल सकती है। तो क्यों जब हम बात करते हैं तो ये बेसिक होता है, इस पे किताबों में कम बातचीत किया जाता है। ठीक, अब हम लोग बात करेंगे टाइप्स ऑफ डेटा पे। ठीक, तो बिग डेटा, अभी जो करंट ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट चल रहा है, अनकोडमी, जिस पे हम लोग वर्क करते हैं, सारा डेटा का ही खेल है। तो डेटा साइंटिस्ट, डेटा एनालिस्ट, उसमें अच्छे खासे प्लेसमेंट हो रहे हैं।
अभी कल एक स्टूडेंट का प्लेसमेंट हुआ 13 LPA पे, आज एक स्टूडेंट का प्लेसमेंट हुआ है 4 LPA पे, ठीक है। तो वो क्यों? क्योंकि वो डेटा, आईटी क्यों डिमांडिंग है? क्योंकि आईटी डेटा का एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन बहुत बेहतर तरीके से करता है। क्यों बेहतर तरीके से कर पाता है? क्योंकि ह्यूमन में ये लिमिटेशंस होते हैं। अब आपसे यहां से कोई भी मैं क्वेश्चन पूछूंगा, कितना भी घुमा करके पूछूंगा, ठीक है, मुश्किल से 15 मिनट बताया मैंने आपको, 6:45 हो रहा है, 15 से 20 मिनट बताया मैंने आपको, और ये 20 मिनट ये आपके सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर कर दिया। अब इससे मैं कुछ भी क्वेश्चन पूछूंगा, आप सभी बताने की स्थिति में रहेंगे। कुछ भी पूछूंगा, घुमा के कितना भी पूछूंगा, बता पाएंगे। अगर मैं कहूं कि आईटी में लोग आईटी की तरफ क्यों जा रहे हैं, जैसे 2 इंटरव्यू लिए सुबह से मैंने, और दोनों लोग जॉब स्विच कर रहे हैं आईटी में, कि सर आईटी में आना है। क्यों आना है? क्योंकि सर आईटी डिमांडिंग है। अगर पूछूं आईटी डिमांडिंग क्यों है? क्योंकि आईटी डेटा का इंटरप्रेशन और एनालिसिस बहुत शानदार तरीके से कर पाता है। किसी भी कंपनी में, किसी भी समाज में, किसी भी, हर जगह, कहीं भी जहां पे तकनीकी अच्छे से होगी, टेक्नोलॉजी अच्छे से होगी, वहां पे डेटा का इंटरप्रिटेशन अच्छे से होगा। डेटा का इंटरप्रिटेशन जब अच्छे से होगा, डेटा का विश्लेषण सही से होगा, तो वहां पे अच्छी योजनाएं आएंगी। डेटा साइंटिस्ट के लिए कंपनियां क्यों पे करती हैं? क्योंकि वो पूरे कंपनी का कौन सा कस्टमर है, प्रोडक्ट के क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है, सारा एनालाइज करके बताता है। वो बोलता है कि अगर पार्ले जी बिस्किट का 5 रुपए कीमत है, तो आप कीमत मत बढ़ाइए, क्योंकि कीमत बढ़ाएंगे तो पार्ले जी बिस्किट का जो ऑडियंस है, जो कस्टमर है, वो उससे ज्यादा पे नहीं कर पाएगा। तो पार्ले जी बिस्किट जो पहले 5 रुपए का आता था, जिसमें 16 बिस्किट होते थे, उन्होंने कहा आप ऐसा करिए, दाम प्राइस सेम रखिए, बिस्किटों की संख्या 8 कर दीजिए। तो जनता को क्या लगता है कि पार्ले जी बिस्किट पहले भी 5 का आता था, अब भी आता था, लेकिन अब बिस्किट उसमें कितने आते हैं? 8 आते हैं, पहली चीज। तो नंबर के आधार पे आपने कम कर दिया। दूसरा, साइज, बिस्किट का साइज पहले बड़ा था, अब बिस्किट का साइज छोटा कर दिया है, तो साइज के आधार पे। तीसरा, वेट के आधार पे, पहले जो बिस्किट होता था थोड़ा हैवी होता था, अभी बिस्किट हल्का कर दिया है। तो ये खेला होता है, और ये जो खेला होता है, किसी भी कंपनी का जो सेंसेक्स होता है, बाकी चीजें होती है, बढ़ा देता है, घटा देता है। आई बात समझ में? जैसे इंस्टीट्यूट में, पढ़ाई में, एजुकेशन में लोग खेला कर रहे हैं कि नंबर अब टीचर बढ़ा देना है, ताकि लोगों को लगे कि बाप रे, चाहे भले ही उसमें से एक भी एकेडमिक का बंदा ना हो। आप लोग इस चीज को समझिए कि नेट जेआरएफ ये हायर एजुकेशन के लिए है, ये पीएचडी और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए है। ये बहुत कम लोग समझ पा रहे हैं कि एनटीए का जो एग्जाम ऑब्जेक्टिव किया गया है, वो मजबूरी के कारण किया गया है। एनटीए का एग्जाम या नेट के एग्जाम के लिए जो परीक्षा होनी है, बेसिकली वो आपके कॉन्सेप्ट्स की परीक्षा होनी है, कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग की होनी है। 2011 से पहले रिटेन में एग्जाम होते थे। 2011 के बाद सीबीटी मोड में एग्जाम शुरू हुए, ऑब्जेक्टिव, ठीक है। ऑब्जेक्टिव कराने के पीछे का कारण ये था कि जल्दी से परीक्षा हो पाए, जल्दी रिजल्ट आए, क्योंकि साल में 2 बार करा, अननेसेसरी डिले ना हो। अब जो क्वेश्चन पेपर बना रहे हैं जब से ऑब्जेक्टिव बना है, उनके सामने चैलेंज ये है कि कैसे क्वेश्चन बनाए जिससे स्टूडेंट की कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग की भी जांच हो पाए। इसलिए वो क्वेश्चन सीधे सीधे नहीं पूछ के घुमा के पूछते हैं। अगर आपकी समझ विकसित नहीं होगी तो आप वो सवाल नहीं कर पाएंगे। और पेपर 1 के 10 यूनिट ऐसे हैं जो आपके पढ़े हुए नहीं होते, ना ग्रेजुएशन में ना पोस्ट ग्रेजुएशन में। किताबों से पढ़ के काम नहीं चलेगा। तो कुछ लोगों ने देखा कि अच्छा 16 लाख लोग परीक्षा देते हैं, 10 लाख लोग, 12 लाख लोग परीक्षा, तो बढ़िया बिजनेस चल सकता है। सिलेबस उठाओ, शुरू करा दो कहानी। गाइडों में सब कुछ दिया हुआ है, जो सिलेबस का चाहिए सारा गाइड में डाल दिया है। कैसे उसको पढ़ें, कैसे एनालाइज करें, क्या उसका मेन ऑब्जेक्टिव है, ये कौन बताएगा? तो इसका मेन ऑब्जेक्टिव है एकेडमिक्स। ऑब्जेक्टिव रटाना इसका ऑब्जेक्टिव नहीं है। कुछ स्टूडेंट मुझे समझने वाले भाव से आ जाते हैं कि सर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे सही होगा जो आप पढ़ा रहे हैं। और एक बेसिक से सवाल पूछता हूँ, वो नहीं बता पाते हैं। फिर मैं कहता हूँ आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करके क्या करेंगे? रट करके क्यों अपने दिमाग पे प्रेशर दे रहे हैं बिना मतलब का? फट जाएगा दिमाग, ये किसी काम का नहीं बचेगा। क्योंकि आपको एकेडमिक्स में जाना है, रट करके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर लेंगे, टीचर बनने के बाद पढ़ाएंगे कैसे? जेआरएफ निकालने के बाद पीएचडी करेंगे आप, और पीएचडी करने के बाद पढ़ाएंगे। नहीं पढ़ाना तो पीएचडी क्यों करेंगे आप? 5 साल क्यों लगाएंगे बिना मतलब का? सरकार का पैसा क्यों बर्बाद करेंगे? अगर आप 5 साल तक सरकार आपको 25 से 30 लाख रुपए देगी,
और फिर आप वो कंट्रीब्यूट ही नहीं करेंगे एकेडमिक्स में जाकर के, फिर क्या मतलब है आपको इस पढ़ाई लिखाई का? आई बात समझ में? तो जो एकेडमिक्स का पॉइंट ऑफ व्यू होना, जैसे कुछ लोग पूछेंगे कि सर इस टॉपिक से रिलेटेड किताब बता दीजिए, किताब बता दिया, उसके बाद कहेंगे सर कहाँ मिलेगी किताब, 5 मिनट बाद तुरंत पूछ लेंगे कि किताब कहाँ मिलेगी अभी बता दीजिए, क्योंकि उनके अंदर अभी एकेडमिक का एप्टीट्यूड ही विकसित नहीं हुआ है। किताब आपको खुद जाके ढूंढनी है। आप अपने बगल की दुकान पे जाइए, अमेजन पे जाइए, गूगल पे जाइए, सारी चीज टीचर ला के देगा, तो आपका रिसर्च एप्टीट्यूड कहाँ से आएगा? आपको ढूंढने की क्षमता कहाँ से विकसित होगी? आप डिपेंडेंट हो जाएंगे। एक टीचर का काम स्टूडेंट को डिपेंडेंट बनाना नहीं, आत्मनिर्भर बनाना है। और आत्मनिर्भरता एक दिन में नहीं आती है, धीरे धीरे आती है। ये एकेडमिक अप्रोच है, ये एकेडमिक अप्रोच है, ठीक है। ये एकेडमिक अप्रोच कैसे आएगा? केवल सिलेबस पढ़ने से आएगा कि वो बिहेवियर में भी आना चाहिए? बिहेवियर में भी आना चाहिए, लेकिन मोस्ट ऑफ द जगहों पे इस चीज को नहीं समझा जा रहा है कि केवल सिलेबस करा दीजिए, बस अपना कहानी खत्म, 2 महीने में 3 महीने में सिलेबस 3 महीने में हो जाएगा, क्या दिक्कत है? केवल टॉपिक टॉपिक पढ़ाना तो हो जाएगा। क्वेश्चन बने या ना बने, समझ आए या ना आए, इंटरव्यू में कोई एक सवाल पूछ लेगा, नहीं बता पाएंगे, और बिना इंटरव्यू के असिस्टेंट प्रोफेसर बनेंगे नहीं आप। ये पता है ना आप लोगों को? इंटरव्यू देना ही पड़ेगा। ठीक है, तो उसमें जो सवाल पूछे जाएंगे, दिक्कत आएगी फिर आपको। तो ये सारी चीजें हैं, इसलिए जो गाइडेंस दिया जा रहा है उसको फॉलो करिए आप लोग, और समझिए जो चीजें बताई जा रही हैं। और नहीं समझ में आ रहा तो घबराइए मत, एक दिन में नहीं समझ में आती चीजें, समय लगता है। लर्निंग टाइम टेकिंग प्रोसेस है, धीरे धीरे फॉलो करेंगे तो 10 दिन, जैसे मैंने कल एडिटोरियल का बोला कि स्टार्टिंग में अगर आप लोग पढ़ेंगे तो समझ में हो सकता है कि आपको कुछ भी ना आए, तो सोचना ही नहीं है। अभी बोला गया पढ़ने के लिए पढ़ो, 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन 10 दिन 15 दिन, उसके बाद अपने आप समझ में आने लगेगा, अपने आप बाय डिफॉल्ट आने लगेगा आपको समझ में। और बाकी धीरे धीरे आपकी कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग विकसित हो ही रही है, सब शब्दों का मतलब समझ रहे हैं आप, क्यों है ये भी समझ रहे हैं, तो धीरे धीरे समझ में आ जाएंगी। चूंकि अब तक आपको नहीं बताई गई इसलिए नहीं समझ में आ रही है, ठीक। अब आ जाइए आप लोग सीधे नोट्स पे। डेटा क्या होता है? अब रिसर्च के पॉइंट ऑफ व्यू देखेंगे तो रिसर्च का बैकबोन होता है डेटा। अगर डेटा अच्छा नहीं होगा, आधारशिला होता है, पूरा रिसर्च इसी पे टिका होता है, ठीक है। कोई भी तथ्य हो सकता है, कोई भी संख्या हो सकता है, कोई भी मेजरमेंट हो सकता है, कोई भी ग्रुप ऑफ इंफॉर्मेशन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक, जिनका विश्लेषण करके निष्कर्ष निकाला जाता है। आप लोगों को ये चीज समझना चाहिए कि एक लाइन, इस एक लाइन पे मैंने 45 मिनट समझाया आपको। अभी तक जो मैंने पूरा समझाया है आपको, वो सिर्फ ये एक लाइन है कि डेटा का विश्लेषण करके निष्कर्ष निकाला जाता है, और आपको बताया गया कि ये इंपॉर्टेंट क्यों है। अभी आप सिर्फ इसको पढ़ते, लेकिन अभी आपके दिमाग में एनालाइज भी कर पाएंगे कि डेटा का विश्लेषण क्यों करते हैं, कंप्यूटर का यूज क्यों करते हैं विश्लेषण में, निष्कर्ष का क्या इंपॉर्टेंस होता है, सारे ही एस्पेक्ट आप समझ पाए। अब ये डेटा की परिभाषा परिभाषा जो लिखी हुई है ना, ये आप खेलेंगे, क्योंकि आपको अब सब पता है। अब ये क्या कह रहे हैं कि डेटा वो कच्ची जानकारी है, एक रॉ इंफॉर्मेशन होती है, जिसमें संकलन, व्यवस्थित और विश्लेषित करके उपयोगी जानकारी में मदद डाला जाता है। सामान्य भाषा में आपने क्या पढ़ा कि डेटा अपने आप में सूचना नहीं देती है, निकाली जाती है। डेटा अपने आप में मीनिंगफुल नहीं होता है, उससे मीनिंग निकाले जाते हैं, वही वाली बात है। क्यों क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि डेटा के आधार पर निष्कर्ष निकाले जाते हैं। डेटा गलत तो निष्कर्ष गलत की सही, निष्कर्ष भी गलत, ठीक है। यह शोध को प्रामाणिक और विश्वसनीय बनाता है, सही बात है, क्योंकि जब भी आप कुछ कहते हैं लोग कहते हैं दिखाओ कहाँ लिखा है, तो वो डेटा है। जब वो बोलते हैं कि ये देखो ये लिखा हुआ है या ये दिया हुआ है, आप फैक्ट प्रेजेंट करते हैं, तो विश्वसनीयता बढ़ जाती है। जैसे जज बोलते हैं कि अच्छा किसने देखा खून करते हुए, तो एक बूढ़े चाचा खड़े होते हैं, माय लॉर्ड मैंने देखा था, आइए आइए इधर आइए कटघरे में आइए, बताइए क्या देखा था। फिर बताते हैं, तो डेटा बताते हैं कि सर सुबह सो के उठ करके माय लॉर्ड मैं निकल रहा था, तब तक ये जो गुंडे जैसा आदमी है ये आया था, चाकू भौंक दिया था और हत्या कर दिया था, मैं वहीं था। और चूंकि अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ, मरने का समय मेरा निकट है, तो मैं डरता नहीं हूँ किसी से, क्योंकि मरना ही है तो डरू क्यों, इसलिए गवाही देने आ गया हूँ। आई बात समझ में? तो डेटा चाहिए, डेटा, बिना डेटा के काम नहीं चलेगा। शोध में परिकल्पना को प्रमाणित करने के लिए डेटा आवश्यक है। अब आपने जो हाइपोथेसिस दिया है, हाइपोथेसिस का मतलब कि जो आपका अनुमानित समाधान है, वो समाधान वही कैसे है, ये आपको डेटा के थ्रू प्रूफ करना पड़ेगा, तो डेटा के थ्रू ही हो पाएगा। अब डेटा के प्रकार कौन कौन से होते हैं, तो आइए इसको समझते हैं, डेटा के प्रकार।
यहाँ तक क्लियर है? किसी कोई डाउट? सर ये नोट्स इंग्लिश में नहीं मिल सकते क्या? मिल सकते हैं, मिल सकते हैं। अभी आपको ओके सर। अभी जितना समझाएगा वो समझ में आ गया कि जी सर। हाँ, तो लैंग्वेज इज जस्ट अ मीडियम। कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग का मतलब बात आपके समझ में आ जानी चाहिए। अब इसको इंग्लिश में, हिंदी में, उर्दू में, तो टेक्नोलॉजी आ गई, अभी एक सेकंड में इंग्लिश में हो जाएगा, उर्दू में मांगेंगे, पंजाबी, तेलुगु, तमिल, कन्नड़ सब में हो जाता है। सारा खेल कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग का है, उस पे फोकस करना है। मटेरियल की कमी नहीं है, भरा पड़ा है इंटरनेट मटेरियल से। इतना ज्यादा मटेरियल है ना कि वो भी लोगों को बर्बाद कर दे रहा है। यूट्यूब पे इतने वीडियो पड़े हैं कि ना नोट्स बन पाता है ना कुछ हो पाता है। तो अति सर्वत्र वर्जयते, अति होना भी दिक्कत वाली बात है। अगर बहुत ज्यादा, पहले क्या होता था, नोट्स ही नहीं मिलता था लोगों को। अभी इतना नोट्स है, इतना किताब है, इतने वीडियो हैं कि बहुत ज्यादा गाइडेंस में मिल जाता तो आदमी पगला जाता है, क्या करना है समझ में नहीं आ रहा उसको। ठीक है, तो ये मिल जाएगा। वैसे सारे लगभग दोनों ही टर्म्स यूज करता हूँ मैं क्लास में, ताकि इंग्लिश और हिंदी दोनों ही समझ में आए। नोट्स मिल जाएगा इंग्लिश में। टाइप्स ऑफ डेटा, डेटा के प्रकार कौन कौन से होते हैं। ठीक है, तो दो टर्म जो आपको स्टार्टिंग में मैंने बताया था, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव, इंडक्टिव और डिडक्टिव, इंस्ट्रक्शन और ऑर्डर। तो ये आपका पीछे नहीं छोड़ने वाले हैं, हर जगह आते रहेंगे, इसलिए स्टार्टिंग में बताया था। एक बार फिर समझ लीजिए इसको आप लोग। डेटा के प्रकार कौन कौन? डेटा के प्रकार, आवाज नहीं आई है सर। जब बोलूंगा तो फिर तो आवाज आएगी, अभी बोल ही नहीं रहा हूँ। अभी बोलूंगा तो आवाज आएगी। मैं आपको कहने वाली थी सर, आवाज नहीं क्लियर हो रही है। टेक्नोलॉजी का यही तो फायदा है, टेक्नोलॉजी में कुछ सेटिंग वेटिंग करनी पड़ती है, उसमें समय लगता है। ठीक, डेटा के प्रकार तो एक होता है प्राइमरी डेटा और एक होता है सेकेंडरी डेटा। सेकेंडरी डेटा। ठीक है, प्राइमरी डेटा को मूल डेटा भी कहते हैं और सेकेंडरी डेटा को द्वितीयक डेटा भी कहते हैं। तो अंग्रेजी वाला याद रखिए, हिंदी क्यों पढ़ेंगे आप लोग। प्राइमरी डेटा, मूल डेटा समझ गए होंगे आप लोग, जो मूल सोर्स से आता है, जो पहली बार जनरेट होता है, जहां से पहली बार जनरेट हुआ, जो डेटा का उद्गम है वहां से। और सेकेंडरी डेटा में प्राइमरी डेटा पे आधारित होती है। तो कुछ नहीं करना, ये बनाना है, नीचे क्या लिखूं, प्राइमरी के प्राइमरी डेटा। प्राइमरी प्राइमरी सर। ऊपर एच डी। क्लियर सबको? अब कहां कहां से प्राइमरी डेटा आता है देख लेते हैं। प्राथमिक डेटा वो होता है जिसे शोधकर्ता रिसर्चर सीधे कलेक्ट करता है। ठीक है, कहां से? मूल स्रोत से करता है। कहां से? जैसे वो सर्वे करे, तो सर्वे परीक्षा में पूछेगा निम्नलिखित में से कौन से प्राइमरी डेटा के संग्रह के तरीके हैं, मेथड्स ऑफ कलेक्शन ऑफ प्राइमरी डेटा। ठीक है, तो अगर कोई सर्वे कर रहा है, क्वेश्चनेयर भरवा रहा है, कोई फॉर्म दिया आपको, गूगल फॉर्म दिया या फॉर्म का प्रिंट आउट दिया, बोला भर के दो, ये सब प्राइमरी डेटा। इज इट क्लियर? यहां से सवाल पूछता है। ठीक है, उसके बाद अगर आप कोई इंटरव्यू ले रहे हैं, जैसे बहुत सारे लोगों के इंटरव्यू लेके छापे जाते हैं, तो वो बोलते हैं उसमें कि उन्होंने क्यों लिखा है ऐसा या बाकी चीजें, तो ये इट्स अ प्राइमरी डेटा। ठीक है, जितने भी एक्सपेरिमेंट होते हैं प्रयोगशाला में, अब नियंत्रित वातावरण लिख रहा है, समझ पा रहे होंगे आप लोग, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च मेथड। जब ये नियंत्रित लिख रहा है, कंट्रोल इन्वायरमेंट रिलेटेड, किसकी बात कर रहे हैं? किसकी बात कर कंट्रोल रहा इन्वायरमेंट, है? वेरिएबल्स की बात कर रहा है। केवल ठीक है, वेरिएबल्स की बात कर रहे हैं। यस। जैसे आपने कोई ऑब्जर्व किया और लिखा, जैसे ह्वेन सांग आए भारत, ऑब्जर्व किया उन्होंने, देखा ओके भारत में ये राजनीतिक व्यवस्था, ये सामाजिक व्यवस्था है, लोगों की ये हालत है, तो उन्होंने जो किताब लिखेंगे ऑब्जर्वेशन करके, वो क्या होगा? इट्स अ प्राइमरी डेटा, प्रत्यक्ष निरीक्षण। ठीक है, जैसे चुनाव में लोगों की राय जानने के लिए जो करवाया जाता है सर्वे, सर्वे डेटा, वो प्राइमरी डेटा होता है। ठीक, किसी विशेष समुदाय के स्वास्थ्य पे अगर आपने कोई मेडिकल रिपोर्ट इकट्ठा किया है, तो वो भी प्राइमरी डेटा होता है। अदिति,
माइक म्यूट कर लीजिए। अदिति जो जम्मू कश्मीर से, अदिति कश्मीर में मैं इस समय रील्स देख रहा था, जी सर। क्या माहौल है वहाँ पे? बहुत अच्छे अच्छे दिखा रहा है, गुलमर्ग और सोनमर्ग और पता नहीं क्या क्या वहाँ पे है। तो क्या अभी ये जी सर, अभी पहले से तो बहुत सुधार हुआ है, लेकिन हम प्रॉपर जम्मू से हैं तो कश्मीर कम आना जाना होता है। अच्छा प्रॉपर जम्मू से, ठीक। जी जी। सर अभी आप नागपुर का भी हाल जान लीजिए कभी। फिलहाल बहुत ना ज्यादा न्यूज में है। नहीं, जब कश्मीर पे मैं देख रहा हूँ इसमें कुछ ज्यादा ही रील्स आ गया है। तो जैसे मोबाइल खोलो तुरंत बढ़िया स्नो फॉलिंग हो रही, जनता घूम रही वहां पे। तो ये पता है क्या इन्होंने सर कश्मीर के, एआई है ये, एआई है सर, आईसीटी है ये, आप जो देखोगे वही आएगा। हाँ तो वो टूरिज्म को प्रमोट कर रहे हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। ये क्योंकि देखने के बाद इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट भी है, ज्यादा से ज्यादा लोग वहां जाएंगे। ठीक। सर अभी हम कोरापुट में हैं, नागौर के पास ही, उड़ीसा में। अच्छा अभी आप उड़ीसा में हैं? जी सर। ठीक। तो मुझे कभी कभी जब मौसम की जानकारी लेनी होती है तो मैं क्लास में आ जाता हूँ और पूछ लेता हूँ सबसे। ठीक है, तो इधर बताए भाई, एक बार आप लोग मौसम का हालचाल बता दीजिए सब लोग, इंटरेस्टेड। इधर ये भारत है, अभी आप लोग पढ़ेंगे रीजनिंग, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन पढ़ेंगे। तो ये होता है आपका ईस्ट, ये होता है वेस्ट, ये होता है नॉर्थ, ये होता है साउथ। ठीक। तो जम्मू कश्मीर का है साउथ में कि नॉर्थ में? नॉट नॉट नॉर्थ नॉट। में। नॉर्थ। ईस्ट वाले रीजन से कौन है? ईस्टर्न इंडिया से कौन लोग हैं इसमें? क्या हालचाल है उधर मौसम के? कृतिका मिजोरम से बताएं। केशव बाबू अब बहुत ज्यादा ईस्ट में नहीं है, अभी वो पहले पड़ता है, मिजोरम मिजोरम उधर पड़ता है। कृतिका आवाज जा रही है? जी सर। क्या हाल है मिजोरम में? सर अभी तो धूप ही नहीं है, उतना बारिश भी नहीं है, बस थोड़ा बारिश होगा जैसा लग रहा है मौसम। अच्छा, नेटवर्क कनेक्टिविटी सही रहती है वहाँ पे? हाँ कभी कभार खराब होते हैं सर, मौसम खराब होने, मौसम पर डिपेंड करता है सर। डिपेंड करता है, ठीक है। जी। स्वाति है क्लास में, तमिलनाडु। स्वाति, स्वाति क्लास में नहीं आ रही है, क्या दिक्कत है? पूछिए, हाल चल दीजिए आप लोग। कौन है भाई साउथ इंडिया से, कौन कौन है? नागपुर तो हाँ सर, नागपुर तो साउथ में नहीं, बीच में ही पड़ेगा। सेंटर इंडिया सर, साउथ वेस्ट में। साउथ वाले नहीं, इधर वाले लोग हाथ उठा रहे हैं, ये वाले रीजन, बिहार वाले, छत्तीसगढ़ वाले, बंगाल वाले। तो वो लोग हाथ उठाएंगे फिर बचेगा कौन? क्लास में यही लोग भरे, यूपी बिहार एमपी। तो ये लोग हाथ ना उठाएं, वहां का मौसम मुझे पता है। हरियाणा वाले बताए भाई, कुरुक्षेत्र वाले, हरियाणा पंजाब वाले, क्या हाल चाल है उधर मौसम का? और सही है सर। गुजरात से वंदना जी हैं, गुजरात के बताइए वेस्टर्न का। हिमाचल से हैं सुष्मिता, हिमाचल की क्या हाल है? तो लगभग पूरे भारत। बताइए राहुल, बोलिए क्या क्या हाल है वहाँ के, आप भी बता दीजिए। सर मैं हाल बताने के लिए नहीं कहा था सर, मैंने बोला कि सर जम्मू कश्मीर एक ऐसा राज्य है सर कि हाँ। जिसके दो भाग हैं और दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं सर। उनमें हम्म कोई भी साम्यता नहीं है, बस वो बस एक राज्य के अंदर अंतर्गत आते हैं सर। सही न बात है। उनकी बोली, भाषा, रहन सहन, यहाँ तक कि चेहरे, चेहरे भी कश्मीर के लोगों के अलग हैं, जम्मू के लोगों के अलग हैं। हम्म ये एक दूसरे से यहाँ तक कि कम्युनिकेट भी नहीं कर पाते हैं, मतलब अगर हिंदी या कोई ऐसा कॉमन टंग इस्तेमाल ना करें हम्म। तो वो बस एक राज्य नाम का है सर, दोनों की विशेषताएं बिल्कुल एक दूसरे से अलग हैं। ठीक है, सही बात है, यही तो विविधता में एकता है। आपके एक फ्रेंड जम्मू कश्मीर थे आर्मी में, राहुल। जी सर, हेमंत। हाँ हेमंत, वो नहीं कर रहे हैं क्लास? ज्वाइन किया था उन्होंने, आते नहीं क्लास में वो? सर पहले हम दोनों एक यूनिट में थे सर, अभी वो उधर चले गए, मैं तो इधर ही पढ़ा हूँ। अच्छा, तो मेरा भी कुछ खास संपर्क अभी है नहीं। ठीक है, बढ़िया है। सेकेंडरी डेटा कैसे बीच में ऐसे 2 मिनट का ब्रेक लिया था ताकि आप लोगों का मूड फ्रेश हो जाए, नहीं एकदम टॉपिक पे बात करते तो आप लोग भी बर्न हो जाते हैं ना। तो जी बीच सर, में वो समझ रहा था सर। थोड़ा सा जोक सपाट होना चाहिए, इसलिए किया गया है ये। सब साजिश करता हूँ मैं क्लास में, ध्यान रखना है।
तो सेकेंडरी डेटा क्या होता है? वह डेटा जिसे पहले से संकलित किया जा चुका, उसे क्या बोलते हैं? प्राइमरी डेटा। तो जो प्राइमरी डेटा पे डिपेंडेंट हो, जिस डेटा को प्राइमरी डेटा को यूज करके निकाला जाए, उसे बोलते हैं सेकेंडरी डेटा। बस इतना ही, इससे ज्यादा नहीं जानना है आपको, ठीक है? जैसे कोई गवर्नमेंट रिपोर्ट, तो ये गवर्नमेंट रिपोर्ट जो बनते हैं, ये सर्वे पे, बाकी चीजों पे आधारित होते हैं, उसके बाद वो रिपोर्ट देते हैं। तो उसमें पूछा जाता है कि सरकारी ने रिपोर्ट ये दिया, तो पूछा जाता है कौन से आंकड़े से उठाया आपने, तो बताते हैं कि जनगणना 2011 के आंकड़ों के आधार पर उठाया गया है ये, ठीक है? या ढमकाने कंपनी या इंस्टीट्यूट ने सर्वे किया था, वहां से हमने उठाया है। कोई रिसर्च पेपर, जैसे मैं बोलता हूँ कि रिसर्च पेपर या पीएचडी मौलिक कार्य नहीं होता है, क्योंकि अभी आप लोग पढ़ेंगे रेफरेंस वाला, जो रेफरेंसिंग दिया जाता है, वो रेफरेंसिंग दो स्थितियों में दिया जा सकता है, संदर्भ। एक, या तो अपनी बात के समर्थन में, क्योंकि अभी आप पीएचडी रिसर्च स्कॉलर हैं, इतने बड़े ज्ञानी तो है नहीं कि आप जो बोलेंगे वो सिद्धांत हो जाएगा, अभी आप सिद्धांत बनाने की प्रक्रिया में है। तो इसलिए ये नहीं कह सकते कि मैं कह रहा हूं इसलिए सही है। अगर आप कुछ बोलेंगे तो आपको उस फील्ड में किसी ने जो काम किया है, सिद्धांत दिया है, उसकी बात को लेकर के आना होगा। तो अपनी बात के समर्थन में कोट करना होगा कि ढमकाने ने या इस किताब में भी ये लिखा गया है, जो कहीं ना कहीं इसी बात को समर्थन करता है, इस तरीके से। तो अपनी बात के समर्थन में या तो लिखेंगे आप। दूसरा कहाँ रेफरेंस यूज करते हैं? अगर किसी बात से आप सहमत नहीं है, आप उसको खारिज कर रहे हैं या उसकी आलोचना कर रहे हैं या उसके विरोध में कुछ कह रहे हैं, तो अभी आप इतने बड़े नहीं हुए हैं कि किसी के विरोध में कुछ कहेंगे और वो सिद्धांत माना जाएगा, नहीं। आपको कोट करना है। तो अगर आप किसी की बात को, जैसे आप आचार्य रामचंद्र शुक्ल की बात को काट रहे हैं, ठीक है तो आपको कोट करना पड़ेगा किसी को। ऐसा नहीं कि मैं कह रहा हूँ कि रामचंद्र शुक्ल जातिवादी थे, ब्राह्मणवादी थे नहीं, फिर बताना पड़ेगा आपको कि बाकी लोगों ने, आलोचकों ने क्या बोला है, नामवर सिंह ने क्या बोला है, बाकी लोगों ने क्या बोला है। सेम ऐसे ही बाकी अदर सब्जेक्ट्स पे भी। तो जब किसी की बात को आप खारिज करते हैं, खारिज करने का मतलब समझ रहे हैं आप लोग? काटते हैं, सहमत नहीं है, नॉट एग्री। जब आप लिखते हैं कि नॉट एग्रीड, सहमत नहीं हूं मैं, खारिज करते हैं, तब आपको रेफरेंस करना होता है। इसके अलावा कहीं रेफरेंस नहीं देना होता है। जबकि 80 to 90% लोग पीएचडी में कुछ समझ में नहीं आता तो क्या लिखें, तो दूसरे को उठा के चेप देते हैं और नीचे डाल देंगे 1, या उसको पढ़ के अपनी भाषा में लिख देंगे, यही होता है। इसलिए कहा गया है कि 80 to 90% रिसर्च कूड़ा होता है, कूड़ा। क्योंकि जो रिसर्च कर रहा है उसको भी नहीं पता कैसे करते हैं, और मोस्ट ऑफ द जगहों पे जो लोग रिसर्च करवाते हैं उनको भी नहीं पता कैसे करवाते हैं। तो अंधाऊ अंधाऊ ठेलिए, दोनों कूप पड़ंत वाली हालत है, ठीक है? इसलिए भारत में नई चीजें आविष्कार नहीं हो पाती हैं, इसीलिए नहीं हो पाती हैं क्योंकि केकड़ों का समाज है ये। आप समझ गए ना, एक डॉक्टर की मौत जो बोला था आपको। तो जब रिसर्च में आप लोग जाएंगे तो ये सारी चीजें भी फेस करेंगे पढ़ाई के साथ साथ, जो कि किताबों में नहीं बताई जाती हैं ये ध्यान रखना है। जो आपके सिलेबस में नहीं है, वहां जाके ये नहीं कह सकते कि ये तो सिलेबस में था नहीं। तो इसलिए बोला जाता है प्रैक्टिकल नॉलेज लीजिए, ताकि वो सारी चीजें। अखबार और पत्रिकाएं जो होती हैं, संगठनों के दस्तावेज जो होते हैं, ठीक है, ये सारे क्या होते हैं? सेकेंडरी। सेंसेक्स और जीडीपी की जो सरकारी रिपोर्ट होती है, किसी विश्वविद्यालय की पूर्व प्रकाशित शोध रिपोर्ट, सारे सेकेंडरी डेटा के अंतर्गत आता है। अब आइए क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा देखते हैं। कल देखते हैं, आज के लिए इतना ही रखते हैं, कल पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा। तो एक क्लास और ले लेंगे इस पे, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव, क्योंकि फिर उसमें टाइप्स, उसके भी टाइप्स आएंगे। तो अब आपको यहाँ से नोट्स पढ़ने की जरूरत है, क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा से लेकर के इसमें जो चीजें बताई गई हैं उसको पढ़ लीजिए, एग्जाम्पल एक बार पढ़ के आइए, तो कल वाली क्लास में इसको हम लोग समझ लेंगे, ठीक? क्लियर सबको? यस सर। यस सर। क्लासिफिकेशन वाला डेट, क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा कल वाली क्लास में करेंगे। इसको पढ़ जाइए, नोट्स बना लीजिए और पढ़ के आइए। जितने लोगों की कुछ क्लासेस मिस हुई हैं, वो लोग जितना जल्दी हो सके उतनी जल्दी उन क्लासेस को देख करके नोट्स बना लें, ठीक है? परीक्षा जून में है, जून में ही होगी परीक्षा, ठीक है? तो उसको बस ऐसे ही बता रहा हूँ आपको, लेकिन बहुत ज्यादा तनाव में मत आ जाइएगा आप लोग। आप लोगों को बस इतना करना है कि जितना पढ़ा दिया है उतना कंप्लीट नोट्स बना के तैयार रखना है। हालांकि लास्ट बार जो मैंने ओरल टेस्ट लिया था, तो उस ओरल क्वेश्चन पूछा ही था मैंने आप लोगों से, तो सही जवाब दिए थे आप लोगों ने, लगभग सारे सही जवाब दिए थे। तो इसका मतलब आप लोग कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है? कुछ लोग जो डेली क्लास में नहीं आते हैं,
वो डेली क्लास करें, नोट्स बनाएं, उनके भी क्वेश्चन ज्यादा सही होंगे। ठीक है, तो डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी, अनुशासन के साथ निरंतर रूप से पढ़ेंगे, और बाकी गाइडेंस और बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियरिटी हो ही रही है आप लोगों की, तो अब इसको अनुशासन के साथ अगर निरंतर रूप से फॉलो करेंगे तो सफलता निश्चित है आपकी। निश्चित नहीं है, सुनिश्चित है, कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, सर मुझे एक बात पूछनी थी। अगर क्लास से रिलेटेड हो सृष्टि पूछिए, नहीं तो पर्सनल बात हो तो अभी फोन पे बात कर लेंगे क्लास के बाद, पहली क्लास है आपकी। नहीं सर, इट्स नॉट पर्सनल, इट्स अबाउट पेपर। बताइए। मैं ये कह रही थी सर, फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर शायद कंबाइंड आता है। हम्म तो सर फर्स्ट पेपर की तो मैं मतलब यहाँ से तैयारी कर लूंगी, तो आप मेरी हेल्प कर सकते हैं कि मैं सेकंड पेपर की तैयारी कहाँ से करूँ इंग्लिश के लिए? इंग्लिश के लिए बता दूंगा मैं आपको, करनी है Okay. क्लास तो। हाँ, एक द्रक्षा द्रक्षा भी है, उनका भी इंग्लिश लिटरेचर है, वो क्लास करती हैं पेपर 1 की, तो वो भी यहीं से हैं, ग्रेटर नोएडा से। आप बुलंदशहर से हैं सृष्टि? हाँ जी सर, मैं आपकी नेबर हूँ। मेरे नहीं, तो द्रक्षा के ग्रेटर नोएडा से हैं। ठीक, और कोई सवाल? नो नो नो, थैंक यू सर। हाँ जी सर, मेरा एक सवाल है। बताइए, आपका नाम मुस्कान है कि मंजू है, पहले ये बताइए। सर मेरा नाम है मुस्कान और मेरी मुस्कान, ईमेल आईडी मंजू के नाम से बनी है। क्या बात है, मतलब गंगाधरी शक्तिमान है। ठीक है, एक्चुअली बताइए सर, बताइए। मैं ये कह रही थी, सोशोलॉजी की जो मेरी क्लास होती है 7:30 बजे से होती है। हम्म सर उसमें कंबाइन क्लास होती है क्या? जो टॉपिक कॉमन होते हैं तो कॉमन रूप से डिटेल में बता देता हूँ, तो सारे सबको फायदा हो जाता है, एक कम्प्रिहेंसिव अप्रोच आ जाती है, इंटरडिसिप्लिनरी। तो आपको जो ग्रुप में ऐड किया गया ना सोशियोलॉजी का फाउंडेशन बैच का, मुस्कान, जी तो जी उसमें सर। उसमें सूचना डाली जाती है, तो अभी आपने शायद कल ही ज्वाइन किया है, तो धीरे धीरे आपको इन्फॉर्मेशन उसमें मिलेगी। ठीक है, हाँ जी सर, वो मुझे क्लियर नहीं हो पाता क्योंकि उसमें मुझे लगता है उसमें हिंदी साहित्य है, तो मुझे लगा कि ये मेरा टॉपिक नहीं समझ में आ रहा। फिर उसमें क्लासरूम आईडी है, हम्म, टीचमेंट में मैं देखी, सर वो अप्रूवल ही नहीं हो रहा है। ठीक ठीक, मैं समझ गया आपकी बात। स्टार्टिंग में सबको 2-4 दिन समस्या आती है, सब ठीक हो जाएगा। ठीक है, ओके सर, हाँ, अभी थैंक यू क्लास सर। करेंगे स्टार्टिंग में 2 दिन 3 दिन। हमारी मूल प्रवृत्ति भी ऐसी है ना कि हम जब कुछ नई चीज होती है हमारे साथ, तो हमें 1-2 दिन 3 दिन एडजस्ट करने में लगता है, उसके बाद आपको सारी चीजें पता चल जाएंगी। ठीक है, तो कोई भी दिक्कत आए तो मैसेज कर दीजिए, शिवानी मैडम को कर दीजिए, मुझे कर दीजिए, जो भी फ्री होगा रिप्लाई कर देगा आपको। ठीक, ठीक है, तो मिलते हैं 7:30 बजे, आज के लिए इतना ही।